Fusion X. I am your educator Neha, and today we are going to discuss about the eukaryotic gene structure. तो हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट बेसिकली प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो जरूर देखें और आज की क्लास में हम यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास. मेरे साथ आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लास के एंड तक जुड़े रहना है ताकि आप बहुत अच्छे से ये यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर समझ पाए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल बाय फ्यूजन एक्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें. ओके, चलिए. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है. तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है. तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, यूकैरियोटिक जीन को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है. बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है. तो देखो, अगर मैं सबसे फर्स्ट बेसिक की बात करूं तो सपोज करो ये क्या है, ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है. इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. जो कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए होता है. अगर सपोज करो मैं इस डीएनए को क्या करूं, इस डीएनए को बाहर निकाल के इनलार्ज करूं तो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो होता है बेसिकली हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आपको क्या दिखता है, हमारा डीएनए दिखता है, ठीक है. अब लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी आपके क्लियर करी है तो जरूर देखिएगा. अब देखो ये क्या है, ये पूरा डीएनए है. बट हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा आगे चल के प्रोटीन कोड नहीं करता. डीएनए के ऊपर क्या होता है, डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि आगे चल के क्या करते हैं, जो कि आगे चल के प्रोटीन को कोड करते हैं. तो ये सपोज कर लो कि आपका जो एंटायर डीएनए है इसको हमने 100% कंसीडर करा, ठीक है. एंटायर डीएनए क्या था हमारा, 100% था. तो 100% का जो 97% होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली कैसा होता है, वो होता है आपका नॉन कोडिंग. और जो हमारा 3% होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है आपका कोडिंग डीएनए, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ करे ना, बेसिकली यही आपके क्या है, जीन है. तो जीन क्या होता है, जीन हमारे बेसिकली फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जो कि आगे चल के क्या करेंगे, आगे चलकर ये हमारा एमआरएनए बनाएंगे और फिर इस एमआरएनए से हमें क्या मिलेगा, इस एमआरएनए से बेसिकली स्टूडेंट हमें मिलेगा प्रोटीन. और प्रोटीन ही क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने आप को और कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है. तो आया कहां से है ये प्रोटीन, इसको प्रोटीन को कोड करने वाला बेसिकली ये हमारा जीन था, राइट. तो इसी ये जो हमारा जीन है ये बेसिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं यूकैरियोटिक जीन. तो आप हमें क्या करना है, इसी यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को एक इलैबोरेट करके पढ़ना है. मैं यहाँ पे एक सिंगल यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, ठीक है. और उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली यूकैरियोटिक जीन होते क्या है. तो यहाँ पे देखो, अब सपोज करो इसको मैंने ऐसा इतना लंबा खोल लिया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत तरीके के अलग अलग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं. तो चलिए उन सीक्वेंसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये क्या है स्टूडेंट, ये एक यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि बेसिकली क्या है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक जीन है. और ऐसे हमें पता है कि जो हमारा यूकैरियोटिक का डीएनए होता है उसमें बहुत सारे जीन्स पाए जाते होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रेगुलेशन सीक्वेंसेस है, फिर आपके प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं, आपका स्टार्ट है, एक्सॉन है, इंट्रॉन्स है, 5 प्राइम यूटीआरस है, 3 प्राइम यूटीआरस है और एक एंड रीजन है, ठीक है. तो इन्हीं को हमें क्या करना है, वन बाय वन करके डिटेल में समझना है. तो अगर मैं एक यूकैरियोटिक जीन बताऊं तो एक यूकैरियोटिक जीन में ना बहुत सारे रीजन्स पाए जाते हैं. कौन कौन से, सबसे फर्स्ट पाया जाता है एक्सॉन्स, दूसरा पाया जाते हैं बेसिकली इंट्रॉन्स, तीसरा होता है हमारे प्रमोटर सीक्वेंसेस, फोर्थ होते हैं हमारे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, फिफ्थ होते हैं अपस्ट्रीम, सिक्स्थ होते हैं डाउनस्ट्रीम, सेवेंथ होते हैं यहाँ पे इनहेंसर और साइलेंसर और एट्थ होते हैं क्या, सिग्नल्स, ठीक है. तो वन बाय वन करके हम ये सारे सीक्वेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जब ये सारे सीक्वेंसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो इससे हमें फिर आगे चल के यूकैरियोटिक जीन को बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे, ठीक है.
और एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस यूकैरियोटिक जीन का और प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो आगे चलकर आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये जो स्टार्टिंग की दो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर ये दोनों जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको सारा का सारा कंटेंट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। वहां से आप ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करूं, किसकी सबसे फर्स्ट में बात करूं, एक्सॉन्स की। एक्सॉन और इंट्रॉन्स हम वन बाय वन करके सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर समझाया था, तो मैंने प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके उसी में यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर समझाऊंगी, ठीक है। सपोज करो ये प्रोकैरियोटिक जीन है, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इसके पास बेसिकली प्रोमोटर था, फिर यहाँ पे क्या था, बेसिकली यहाँ पे इसके पास टर्मिनेटर था, ठीक है। और बीच में ये क्या था, बीच में स्टूडेंट बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या थी, ये थी हमारी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, प्रोकैरियोटिक का। पर हमारे यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक के केस में क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन्स पाए जाते हैं। पर इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक इसी स्ट्रक्चरल जीन में हमारे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका एक्सॉन 1 है, ये आपका एक्सॉन 2 है, ये आपका एक्सॉन 3 है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, ये आपका इंट्रॉन 1 है, ये आपका इंट्रॉन 2 है और ये वाला आपका इंट्रॉन 3 है। अब मैम ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते क्या है ये बता दो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, बेसिकली एक्सॉन्स क्या होता है, एक्सॉन्स में आपका एक तरीके का स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ही होते हैं जो कि आगे चल के क्या करते हैं, ये आगे चलकर यही बेसिकली प्रोटीन को कोड करते हैं। और दूसरी तरफ जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग रीजंस होते हैं, मतलब कि ये आगे चलकर कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक्सॉन से क्या होता है, एक्सॉन से हमारे कोडिंग रीजंस होते हैं जो कि आगे चलकर प्रोटीन को कोड करेंगे। तो अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमारा प्रोटीन कोड होता है तो ये क्या है, ये हमारा एक यूकैरियोटिक जीन है, राइट। ये क्या है, ये एक यूकैरियोटिक जीन है। तो यूकैरियोटिक जीन से हमें पता है कि जीन से क्या बनेगा, जीन से हमारा बेसिकली एमआरएनए बनेगा। तो जब इस जीन से हमारा एमआरएनए बनता है तो इस एमआरएनए में भी हमारे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना दो तरीके के एमआरएनए बनते हैं, एक बनता है बेसिकली हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, ये हम आगे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे बस मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। और एक बनता है हमारा बेसिकली मैच्योर एमआरएनए। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है ना स्टूडेंट्स, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर क्या होता है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। पर हमें पता है कि जो हमारे प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन से बना है। तो हमें क्या करते हैं, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से हम ये मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम रिमूवल कर देते हैं, किसका, रिमूवल कर देते हैं इंट्रॉन्स का, ठीक है। और ये इंट्रॉन्स के रिमूवल को ही क्या नाम देते हैं, इंट्रॉन्स के रिमूवल को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कि हमने स्प्लाइसिंग कर दी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो जो मैच्योर एमआरएनए होता है ना, इस मैच्योर एमआरएनए में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये किसकी बात होगी, ये होगी एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की बात। तो यहाँ पे देखो कि एक्सॉन्स के स्टूडेंट्स, बेसिकली एक्सॉन्स आपके कोडिंग रीजंस होते हैं किसके, जीन के, जो कि आगे चल के क्या होंगे, ट्रांसक्राइब होते हैं हमारे एमआरएनए में और फिर ट्रांसलेट होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में, ठीक है। इसका जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन देना होता है किसको, प्रोटीन को। मतलब कि इसका सबसे प्राइमरी काम क्या है कि यही आपके कह सकते हो इंस्ट्रक्शन देगा कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है।
एक्सॉन्स के क्या होते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के प्रोटीन को भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं ना, ये वहां पे क्या करते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है ना, ये भी हम समझेंगे कब, जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी, तो वहां पे मैं आपको ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्प्लाइसिंग बता दिया था कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग होता है बेसिकली इंट्रॉन्स का रिमूवल। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, एक एक्सॉन को दूसरे, दूसरे को तीसरे, बहुत अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल में करेंगे किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। वहां पे मैं आपको ये बहुत डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, ये बात करिए हमने किसकी, एक्सॉन्स की। बात करूं मैं किसकी, इंट्रॉन्स की। तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जीन के। ये आगे चल के क्या करेंगे, कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। और बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं दो एक्सॉन्स के बीच में। तो दे आर इंटरस्प्रेडेड बिटवीन एक्सॉन्स अलोंग द डीएनए सीक्वेंसेस। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में हमारे इंट्रॉन का सीक्वेंस है। ठीक है, सो इसका जो फंक्शन होता है, अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन होता है जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और इसका जो क्या होता है कि जब भी हमें मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनाना होता है, तो ये इंट्रॉन्स का क्या होता है, इंट्रॉन्स का हमारा रिमूवल हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, और तब जाके हमारा क्या बनता है, तब जाके हमारा बेसिकली मैच्योर एमआरएनए बनता है। और जिस एमआरएनए में हमारा एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा प्री एमआरएनए। जैसे अगर इसे मैं और डिटेल में समझाऊं, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, बेसिकली एक प्री एमआरएनए और मैच्योर एमआरएनए आप समझ लो यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे यूकैरियोटिक जीन है। ठीक है, तो जैसे कि यूकैरियोटिक जीन में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका E1, फिर ये I1, E2, I2, E3, I3, E4 और ऐसे सो ऑन। ठीक है, जब इस प्राइमरी बेसिकली इसका क्या होगा, इस जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा हो गया स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें पता है कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना हमारे पास एमआरएनए। पर ये कैसा एमआरएनए बनता है, ये बनता है हमारा बेसिकली प्री एमआरएनए या प्राइमरी एमआरएनए। इस प्री एमआरएनए को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। तो जब इससे बेसिकली क्या होता है, इस यूकैरियोटिक जीन से हमारा यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए बनता है। तो उसमें भी हमारा क्या होता है, उसमें भी हमारा एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3, इंट्रॉन 3, इंट्रॉन 3 और एक्सॉन 4, ऐसे ही दोनों होगा। ठीक है, प्री एमआरएनए में। बट अब हमें क्या करना है, इस प्री एमआरएनए से क्या बनाना है, इस प्री एमआरएनए से हमें बेसिकली मैच्योर एमआरएनए बनाना है। तो जब हम इस प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं ना, तो वहां पे क्या कर देते हैं, हम इन इंट्रॉन्स का रिमूवल कर देते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो जब स्प्लाइसिंग होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एक्सॉन्स हैं, वो सारे एक्सॉन्स आपस में आके क्या हो जाते हैं, वो सारे एक्सॉन्स आपस में आके जुड़ जाते हैं, और इंट्रॉन्स का क्या हो जाता है, हमारे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिकली एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर कट हो चुका होगा। चलो, सो अगला जो हमारा रीजन आता है, वो बेसिकली क्या आता है, हमारे प्रमोटर सीक्वेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर मैं प्रमोटर सीक्वेंस को समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एक सीक्वेंस को समझेंगे। ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो मैं यहाँ पे ई और आई दोनों लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे मतलब जो भी हमारे स्ट्रक्चरल जीन होता है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले प्रमोटर होता है। अब देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रमोटर। मीन्स क्या कर रहा होगा, किसी चीज को प्रमोट कर रहा होगा। तो प्रमोटर पे क्या होता है, कुछ ना ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि बेसिकली ये कह सकते हो कि एक जगह देते हैं जहां पे आके बेसिकली हमारा क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके यहाँ पे बाइंड करता है। और हमें पता है कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में स्टूडेंट बेसिकली हमारा ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब तक ये एंजाइम आकर हमारा प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा, हमारा इस जीन से क्या, हमारे इस जीन से एमआरएनए नहीं बनेगा।
ये कभी फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का होना जरूरी है, और आरएनए पॉलीमरेज हमेशा आके क्या करता है, प्रमोटर सीक्वेंस पे ही बाइंड करता है। तो ये प्रमोटर सीक्वेंसेस में क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, तुरंत आके अपने आप बाइंड नहीं करता। ये आरएनए पॉलीमरेज ना पहले अपने सिपाहियों को भेजता है कि जाओ तुम देख कर आओ कि वो सीक्वेंस कहाँ है। फिर इसके जो सिपाही होते हैं ना, वो आते हैं, पूरा डीएनए को अच्छे से देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं उसकी, और फिर जब उनके सिपाहियों को वो प्रमोटर सीक्वेंस मिल जाता है, तो जाके वो अपने राजा को बताते हैं, मिस आरएनए पॉलीमरेज को बताते हैं कि हाँ हमें वो प्रमोटर सीक्वेंस मिल चुका है, आप चलिए और बाइंड करिए। ऐसी इनकी कुछ स्टोरी चल रही होती है। तो बेसिकली जो होते हैं ना आरएनए पॉलीमरेज, ये ना पहले फैक्टर्स की मदद से बाइंड होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रमोटर सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द जीन। जीन की स्टार्टिंग में ही कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इनिशिएट करते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, और जब तक और क्या बनाते हैं हमारा बेसिकली एमआरएनए बनाते हैं। अभी जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है ना, प्रमोटर सीक्वेंस के पास क्या होती है, बेसिकली बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए, मींस बाइंडिंग साइट होती है आपके आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके का आपका एंजाइम है, ठीक है। तो वो जब तक आगे यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तब तक आपका एमआरएनए बनेगा नहीं, ठीक है। तो द प्रमोटर सीक्वेंस डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर अ जीन इज एक्सप्रेस्ड विद इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है क्या डिटरमाइन करता है, ये चीज बताता है कि कब और कहाँ पे हमारा जो जीन है वो एक सेल के अंदर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, ये बात होगी स्टूडेंट बेसिकली हमारे प्रमोटर सीक्वेंसेस की। तो अभी आप इतना याद रखो कि ये आगे एक साइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं क्या, हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो ये देखो जो टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, जिस तरीके से हमारे प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं कि जहां से हमारा बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहां पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप में तो होगा, राइट, तभी जाके हमारे फुल एमआरएनए बनेगा। तो जिस जहां पे जाके हमारा वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप होती है, तो वो जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं डीएनए पे जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के एंड में प्रेजेंट होते हैं। प्रोमोटर रीजन हमेशा स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे, और टर्मिनेटर रीजन हमेशा एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहां पे आगे क्या होता है, जहां पे आगे बेसिकली हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो क्या होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो जब तक हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा प्रमोटर से बाइंड करेगा, फिर वो पूरा इंस्पेक्ट करेगा, एमआरएनए बनाएगा, और जब वो रीच कर जाएगा कहां पे, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस पे पहुंच जाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज, तो वहां पे क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो जाता है, ठीक है। सो द टर्मिनेटर सीक्वेंस हेल्प इंश्योर द ओनली नेसेसरी पार्ट ऑफ जीन इज ट्रांसक्राइब्ड। ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है ये क्या इंश्योर करता है कि जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट या कोई एक ओनली नेसेसरी चीजें ट्रांसक्राइब हो, अननेसेसरी बेफालतू की चीजों से एमआरएनए ना बन पाए। जितनी चीज की जरूरत है उतनी ही चीजों से एमआरएनए बने, आलतू फालतू ना जाए, ठीक है। यही काम करता है क्या, हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो ये बात होगी किसकी, टर्मिनेशन की। इसके बाद जो हमारे स्टूडेंट अगला आता है वो क्या आता है, हमारे अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको अपस्ट्रीम सीक्वेंस समझाना चाहूँ तो ये क्या है, ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा एक तो यूकैरियोटिक का जीन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये क्या है, ये आपका बेसिकली प्रमोटर है, यहाँ पे क्या है बेसिकली ये आपका टर्मिनेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बीच में हमारे स्ट्रक्चरल जीन है। तो प्रमोटर के इस साइड, मतलब अगर आप इसे किस हिसाब से मान सकते हो, दैट इज राइट और दैट इज लेफ्ट। तो प्रमोटर के राइट साइड का जो भी होता है पोर्शन उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम, और टर्मिनेटर के लेफ्ट साइड में जो होता है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डाउनस्ट्रीम। तो प्रमोटर के ऊपर और टर्मिनेटर के नीचे भी क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, जो कि हमारे हेल्प करते हैं बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है।
तो वो सीक्वेंसेस जो होते हैं ना, उन्हीं सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस कहते हैं। अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस क्यों बोला, क्योंकि ये प्रोमोटर के ऊपर प्रेजेंट है, मींस अपस्ट्रीम साइड में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस में कौन कौन से होते हैं। So the upstream sequences refer to the region of DNA that is located before the transcription start site of a gene. मीन्स अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस क्या है, ये बेसिकली डीएनए के वो सीक्वेंसेस हैं जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या है, ये बेसिकली हमारा इधर होता है 5 प्राइम एंड और ये होता है हमारा 3 प्राइम एंड, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा ये 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस। तो ये जो अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस होते हैं इनके पास क्या होता है, बेसिकली रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। अभी रेगुलेटरी एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जो भी किसी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेसिकली हमारा इनहेंसर और दूसरा होता है स्टूडेंट बेसिकली हमारा साइलेंसर। तो मैंने कौन कौन सा बताया, एक बताया स्टूडेंट बेसिकली इनहेंसर्स और दूसरा बताया बेसिकली साइलेंसर्स। अब देखो इन दोनों के नाम में इन दोनों के काम का पता चल रहा है। जैसे कि रेगुलेट करना, रेगुलेट किसको करेंगे, रेगुलेट करेंगे बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को, कि कितना एमआरएनए हमारा बनेगा। जो इनहेंसर्स होते हैं ना बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और जो साइलेंसर्स होते हैं, साइलेंसर्स वर्ड से देखो मतलब पता चला कि किसी चीज को साइलेंट कर देना, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होते हैं ना उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर जो इनहेंसर होता है, अगर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो एमआरएनए बनेगा या जो आरएनए बनेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उसके बनने के प्रोसेस। और अगर ये साइलेंसर डिक्रीज कर देंगे तो हमारा एमआरएनए भी जो बनेगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, so the upstream sequences play a crucial role in controlling when or what extent a gene is transcribed। ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कब और कितना जीन ट्रांसक्राइब होना है और कैसे होना है। ठीक है, अलाइंग द प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पांस टू वेरियस सिग्नल और एनवायरमेंटल क्यूज। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस की। जिस तरीके से अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस होते हैं ना उसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, उसी तरीके से हमारे बेसिकली डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो ये जैसे कि डाउनस्ट्रीम मतलब कि ये टर्मिनेटर साइट के बाद प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होता है, ये भी हमारा रीजन ऑफ डीएनए होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आफ्टर द टर्मिनेशन साइट, टर्मिनेशन साइट के बाद प्रेजेंट होता है। इसे हम डाउनस्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है 3 प्राइम एंड ऑफ द जीन, मतलब जो 3 प्राइम एंड है जीन का ये वहां प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस बोलते हैं। ये जो डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस होते हैं इनके पास भी क्या होते हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो किसी चीज को रेगुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, और इनके पास कुछ स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं। तो फर्स्ट इनके पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे इनके पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, जो कि आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मींस उस पर कुछ ना कुछ असर डालते हैं। अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस क्या होती है, तो ये भी हम आगे अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। बस इतना याद रखो कि डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस के पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स और स्ट्रक्चरल मोटिव होते हैं जो कि आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, so regulatory protein or RNA binding protein can bind to the specific site within a downstream sequence affecting mRNA process or function। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक साइट विद इन द डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस। डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस पे कुछ स्पेसिफिक साइट पे क्या कर जाते हैं, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड करते हैं और इसकी वजह से हमारे एमआरएनए की प्रोसेस क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो इनहेंसर होते हैं, इनहेंसर का क्या होता है, इनहेंसर भी आपके रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अपस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डाउनस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बेसिकली जीन के बीच में मतलब इंट्रॉन्स के पास भी होते हैं। तो इनहेंसर्स के 3 लोकेशन है, फर्स्ट वन इज द अपस्ट्रीम, सेकंड वन इज द डाउनस्ट्रीम और तीसरी क्या होगी आपके विद इन अ जीन। जैसे कि मैंने आपको फंक्शन बता दिया था कि क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एमआरएनए बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से
हमारे बेसिकली साइलेंसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस ही होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को सप्रेस कर देते हैं, मींस रिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एमआरएनए बनता है वो बहुत कम बनना शुरू होता है। ठीक है, सो साइलेंसर कैन एक्ट ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो साइलेंसर होते हैं छोटी और बड़ी जगहों तक भी एक्ट कर सकते हैं टू इनहिबिट देयर एक्सप्रेशन टू द टारगेट जीन, अपने टारगेट जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करते हैं। तो एनहेंसर को आप एक्टिवेटर किस तरह समझ सकते हो, और साइलेंसर्स को आप बेसिकली इनहिबिटर्स की तरह समझ सकते हो। और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बेसिकली एक्टिवेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसकी बात होगी, ये बात होगी बेसिकली हमारे सारे जितने भी हमने रीजंस पढ़े थे उन सारे रीजंस की बात हमने कर ली है। तो एक बार आप इस वाले डायग्राम को देखो, ये क्या है, एक डिटेल डायग्राम है किसका, यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर का। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जो कि आपके इनहैंसर और साइलेंसर्स भी हो सकते हैं। ये 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है डीएनए के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका बेसिकली ये क्या प्रेजेंट है, ये आपका बेसिकली प्रेजेंट स्टूडेंट आप प्रोमोटर। ठीक है, फिर प्रोमोटर के बाद ये क्या है, प्रोमोटर के बाद ये आपकी क्या है, ये आपकी स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें आपका एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद स्टूडेंट आपका आता है टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर के बाद भी क्या आते हैं आपके कुछ डाउनस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें आपका इनहैंसर और साइलेंसर दोनों होते हैं। ठीक है, ये डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट है, ये भी आपके डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट से होते हैं, मतलब कि क्या करें, किसी चीज को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, ये बात कर ली हमने बेसिकली यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर है किसके, जीन्स के। तो यहाँ पे क्या है, देखो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट दे रखा है, नंबर ऑफ जीन इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जितने भी नंबर, जैसे कि ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में ऑलमोस्ट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, पर एक ह्यूमन के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 के क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं पर जीन क्या है, ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म में उसके क्रोमोसोम नंबर से ज्यादा क्या होंगे, जीन के नंबर होंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स के पास मल्टीपल जीन्स होती है। फिर ये जो जीन है, ये जीन बेसिकली अरेंज्ड होती है लाइक बीट ऑन स्ट्रिंग मॉडल की तरह ही अटैच्ड होती है। ठीक है, each gene occupies specific positions called locus। ये जो जीन है, ये जीन बेसिकली क्या है, डीएनए पे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या होती है, स्पेसिफिक पोजीशंस पे प्रेजेंट होती है। सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं लोकस। ठीक है, तो अगर आप जीन की पोजीशन चेंज कर दो, मींस उसका लोकस ही चेंज कर दोगे, तो कैरेक्टर में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और हमें पता है जो जीन्स होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, और एक जीन के क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है, ये जीन क्या होती है, कैपेबल होते हैं कंबाइन करके आफ्टर रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेट भी कर सकती है। ठीक है, और इन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन भी आ सकती है, मींस सडनली कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया, इसके बेसिकली कह सकते हो फिनोटाइप में भी चेंज आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और ये क्या करती है, सेल्फ डुप्लीकेट कर सकती है, मींस अपनी खुद की एग्जैक्ट कॉपी भी बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली कुछ साइलेंट फीचर्स है किसके बारे में, जीन्स के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक आज समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।